भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख बनाया हुआ है। वो पन्ना प्रमुख इसलिए नहीं है कि अपने पन्ने में शामिल नाम के लोगों के वोट डलवाएगा, वो उस तरीके के अपने पन्ने को मैनेज करेगा कि किसको वोट डालने ही नहीं देना है। तो मतदाता सूची की गड़बड़ियां और मतदाता सूची का अद्यतन नहीं होना, ये देश की लोकतंत्रात्मक चुनाव व्यवस्था का सबसे बड़ा कलंक है और इसके लिए कोई भी राजनीतिक दल बात नहीं कर रहा है। जो पार्टियां विपक्ष में हैं, आप देखिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक चुनाव लड़ने वाली पार्टी के तौर पे देखती हैं। अपनी भूमिका को केवल चुनाव लड़ने तक उन्होंने सीमित कर रखा है। तो जब चुनाव आता है तो चुनाव के पहले वो सक्रिय होते हैं और उसके बाद वो अपने वादे करते हैं और जनता के बीच आते हैं। इसके बाद वो 4 साल तक वो चुप बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संभावित उम्मीदवार है नई दिल्ली से, वो 1100 रुपए बांट रहा है। वो कह रहा मैं तो एनजीओ से बांट रहा हूँ, लेकिन जो लिफाफा दे रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी और प्रवेश वर्मा का नाम लिखा है। अब चुनाव आयोग कहता है कि जब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होगी तब तक तो हम दखल ही नहीं कर सकते। आप इस घटना को मत देखिए, अकेले रामचंद्र जी नहीं जीते हैं, रावण भी पहले ऐसे जीतते रहे और सीता जी भी वैसी जीतती रही है चुनाव। कांग्रेस के साथ में दिक्कत है कि वो अपने तथ्यों को आम लोगों के बीच में विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। उसका कारण ये है कि जब राणा आयोग ने गुजरात फाइल किताब लिखी थी, 100 से ऊपर उसके पास में ऑडियो कैसेट थे, उसको कांग्रेस ने विश्वसनीय तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो ये पोएटिक जस्टिस है कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस बौद्धिक रूप से कंगाल लोगों की पार्टी हो चुकी है और बस्तर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपने मरे हुए लोगों की लाशें गाड़ने में दिक्कत हो रही। गांव में उनको कब्रिस्तान इस्तेमाल नहीं करने दिए जा रहे हैं, तो छोटे छोटे चैपल थे, 25 जगह तोड़ फोड़ आग लगाई गई। क्या कांग्रेस ने वहां पर खड़े होकर बातचीत किया? क्या जनता संविधान को आसानी से समझती है कि राम को आसानी से समझती है, मंदिर मस्जिद आसानी से समझती है? उन्होंने तो आसान नैरेटिव उठाया है। अगर मान लीजिए कांग्रेस लोगों को जाकर के बताती भी है कि अल्पसंख्यक अधिकार क्या होते हैं, दलितों के अधिकार क्या हैं, औरतों के अधिकार क्या हैं, तो लोग मानने को तैयार कहाँ हैं? आपने पत्र वाली बात कही, शायद कांग्रेस इससे कुछ सीख ले। महात्मा गांधी तो हिटलर को भी 2-2 पत्र लिख दिए थे कि तुम भाई ये युद्ध बंद कर दो। आप एक बताइए ना, नॉर्थ ईस्ट जो है भारत सरकार के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। वहाँ के मिनरल्स हैं, कुछ कुछ चीजें हैं, ये पूरा धंधा अडानी को वहाँ घुसड़ने के अलावा कुछ भी नहीं। आपको भाई मणिपुर में राहुल गांधी भी गए थे, सड़क में निकले थे, हजारों लोग आए थे, ऐसा तो नहीं कि नहीं आए थे। वो तो उन जगहों पर भी गए जहाँ पर सबसे बड़े शिविर थे, जहाँ पे 20-30 हजार लोग रह रहे। 1-2 साल का समय हर घर की तलाशी लेकर वहां से हथियार निकालने के लिए काफी होता है, यदि सरकार चाहती तो। और राजीव गांधी ने तो फिर भी एक किताब प्रतिबंधित की थी। यहाँ पर तो सूचना का अधिकार जो संसद से पारित हुआ है उसी को प्रतिबंधित कर रहे हैं। भाई आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 से संबंधित सूचना का अधिकार है, वो आप चुनाव संबंधी सामग्री देने से ही मना कर रहे हैं। सैटेनिक वर्सेस पे खुशी मनाने वाले लोगों से यह सवाल जरूर करना चाहिए कि जब जेएनयू के लोग बीबीसी द्वारा नरेंद्र मोदी पे तैयार फिल्म देखना चाहते हैं तो आप उस पर पाबंदी क्यों लगाए हुए हो? आप उस पर क्यों पाबंदी लगाए हुए हो? आप उसके ऊपर लोगों के साथ मारापीटी कर रहे हो। जो लोगों ने फिल्म देखी उनके काला मुकदमा कायम करा रहे। एक किताब की कीमत 2 चीजों पर डिपेंड करती है, उसकी प्रिंटिंग और दूसरा उसका कागज। कागज पे भी 18% जीएसटी है और प्रिंटिंग पे जीएसटी 18% है। तो एक किताब की कीमत 36% पे ऐसे ही बढ़ेगी। हर पुलिस की कहानी में एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठा के भाग कैसे जाता है, इस घटना में भी अंधेरे का लाभ उठा के भाग गया। साल की 360 घटनाएं देखें तो 360 घटनाओं में आपको 300 घटनाओं में एक व्यक्ति अंधेरा का लाभ उठा के भाग गया। जब अंधेरा का लाभ उठा रहा था तो बाकी जो पुलिस फोर्स थी वो अंधेरे का घाटा क्यों उठा रही थी? सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में मेरे साथ मेरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, नेशनल बुक ट्रस्ट के पूर्व संपादक, और विश्वदीपक नेशनल हेराल्ड से। स्वागत है आप दोनों का। पंकज जी, न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट है, आपने देखी होगी, जिसमें ये बताया गया है कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें मेरठ सीट से अरुण गोविल को जिताने के लिए 1 लाख नकली मतदाता जोड़े गए और असली 61,000 मतदाताओं को हटाया गया। इसके साथ ही एक और खबर है जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान जो धांधली हुई है उसको लेकर कांग्रेस ने जो आपत्ति दर्ज की थी चुनाव आयोग के सामने, उसको लेकर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। और जवाब कुछ ऐसा ही है कि ना ही कोई नकली मतदाता जोड़ा गया है और ना ही किसी असली मतदाता को हटाया गया है, जबकि असल में यह है कि रिपोर्ट ये बता रही है कि पूरे देश में ये सारी घटनाएं घट रही हैं। पंकज जी, देखिए, यदि हम इसको समग्र रूप से देखें तो ये अकेले अभी 3 जगह के ऐसे आंकड़े सामने आए, उसमें चांदनी चौक भी है, मेरठ भी है और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की एक सीट और, इसका मैं नाम भूल रहा हूँ। लेकिन ये
यदि हम समग्र रूप से देखें तो भारत की जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है एक अलग किस्म का चुनाव सुधार चाह रही है। और चुनाव सुधार की सबसे पहली पायदान जो है वो मतदाता सूची है। और मैंने कुछ साल पहले हिंदुस्तान अखबार के लिए एक लेख भी लिखा था, जिसमें मजेदार चीज ये थी कि मैं लोकसभा और विधानसभा के मतदान करने गया हूँ, मेरा मतदाता सूची में नाम था, लेकिन जब मेयर का चुनाव हुआ मेरा नाम नहीं था। तो उन्होंने बोला ये मतदाता सूची अलग बनती है और ये अलग बनती है, ये केंद्रीय चुनाव आयोग बनाता है और ये राज्य चुनाव आयोग बनाता है, तो राज्य चुनाव आयोग में आपका नाम नहीं है। ठीक है, तो क्या इस देश में एक चुनाव की जो बात हो रही है, क्या एक मतदाता सूची की बात क्यों नहीं हो रही है? एक चीज। दूसरा चीज, इसमें मतदाता सूचियों में गड़बड़ जब पोस्टल बैलेट होता था तब भी होती थी और आज भी हो रही है। मैं एक अपना अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि हम लोग भी चुनाव में सीधे शामिल होते थे। हर वार्ड के अंदर कुछ कुछ नाम जोड़े जाते थे और वो खासकर में उन नामों को ध्यान दिया जाता था जो लोग मर गए हैं या वहां से कहीं और चले गए लेकिन मतदाता सूची में उनके नाम है, तो उन लोगों की पर्चियां अलग इकट्ठी की जाती थी और दूसरे जगह से आए हुए मतदाता, चूंकि उस समय फोटो मतदाता पहचान पत्र भी नहीं होते थे, तो फटाफट सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक उन लोगों के वोट डलवा दिए जाते थे। और ये वोट डलवाने की प्रक्रिया जहां पर जो ताकतवर है वो कर लेता था। तो मतदाता सूची की गड़बड़ियां और मतदाता सूची का अद्यतन नहीं होना, ये देश की लोकतंत्रात्मक चुनाव व्यवस्था का सबसे बड़ा कलंक है और इसके लिए कोई भी राजनीतिक दल बात नहीं कर रहा है। जो अभी बात हो रही है ईवीएम रिगिंग को लेकर और इरेगुलरिटीज ऑफ पोलिंग सिस्टम को लेकर, उसकी सबसे बड़ी जड़ जो है वो मतदाता सूची है और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख बनाया हुआ है। वो पन्ना प्रमुख इसलिए नहीं है कि अपने पन्ने में शामिल नाम के लोगों के वोट डलवाएगा, वो उस तरीके के अपने पन्ने को मैनेज करेगा कि किसको वोट डालने ही नहीं देना है। अभी दिल्ली और में और सब जगह बांग्लादेशी और रोहिंग्या तलाशने के नाम पर जो मतदाता उनके नाम काटे जा रहे हैं वो क्या है? उत्तर प्रदेश में तो पिछले 3 साल से अकेले मतदाता नहीं, टीचर, पटवारी यदि मुसलमान या यादव है तो उसको सस्पेंड करना, उसे टर्मिनेट करना, उसका ट्रांसफर करना, ये पूरा तंत्र काम कर रहा है वहां पर। बिल्कुल सही बात है विश्व हम दीपक। लोगों ने देखा कि रामपुर एक सेकंड, जो चुनाव सुधार की बात हो रही है, अब आप बताइए इस चुनाव सुधार के लिए आप क्या करेंगे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का जो संभावित उम्मीदवार है नई दिल्ली से, वो नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र में 1100 रुपए बांट रहा है। वो कह रहा मैं तो एनजीओ से बांट रहा हूँ, लेकिन जो लिफाफा दे रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी और प्रवेश वर्मा का नाम लिखा है। अब चुनाव आयोग कहता है कि जब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होगी तब तक तो हम दखल ही नहीं कर सकते, उसके पहले आप नोट बांट सकते हो। ये जो समग्र चुनाव की प्रक्रिया में जो सुधार है, देखिए ऐसा नहीं है कि इस चुनाव प्रक्रिया की दुर्गति के लिए अकेले भारतीय जनता पार्टी ही दोषी है। ये सतत सरकारें सब कुछ ये करती रही और इसका कंसोलिडेट मसाला बना के और इसके प्रिवेंटिव स्टेप लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपने किले को बना लिया है और ये किला तब तक बना रहेगा जब तक दूसरी पार्टियों के लोग साल भर काम नहीं करेंगे। आप बताइए कि मेरे इलाके में आज की तारीख तक कांग्रेस का कोई कैंडिडेट मुझे बीएलओ के पास बैठ के मतदाता सूची को अपडेट करते ही नहीं मिला। वहां जो लोग जाते हैं अपना नाम जुड़वा लेते हैं। बीएलओ कौन है? वही मास्टर है जिसको गाजियाबाद के किसी शहरी इलाके में अपनी पोस्टिंग चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो तंत्र है बीएलओ तंत्र, टेम्पररी कैजुअल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के स्टाफ को यूज करना, ये सभी बहुत अधिक चुनाव सुधार
की मांग कर रहे हैं। आप इस घटना को मत देखिए, अकेले रामचंद्र जी नहीं जीते हैं, रावण भी पहले ऐसे जीतते रहे और सीता जी भी वैसी जीतती रही है चुनाव। ये तो सही कह रहे हैं आप। लेकिन विश्व दीपक, ये जो किला बना लिया है इन्होंने, भाजपा ने, ठीक है, इसमें चुनाव सुधार संभव नहीं, क्योंकि अब ये देखिए समस्या क्या आ रही है। जैसे पंकज जी कह रहे हैं कि लोग ईवीएम पर बात कर रहे हैं और अन्य तमाम चीजों पर बातचीत हो रही है। अब यहाँ बात चल रही मतदाता सूची की, तो इतने ज्यादा झोल हैं इसमें कि किस किस पर बातचीत की जाए, जबकि हम लोगों की बातचीत हुई है पहले भी कि इसमें समग्र जो सुधार की जरूरत है, तो वो समग्र सुधार वाला कहीं दिख नहीं रहा। देखिए, प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो जो पंकज जी कह रहे हैं उसको थोड़ा सा और अगर हम डिसिफर करें तो एक चीज सामने आती है, और वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारे देश की, खासतौर से विपक्ष की, सत्ता की विपक्ष में, उसकी उसकी क्या बात करें, वो तो मस्त है सत्ता के नशे में, उसको क्या मतलब डेमोक्रेसी से या इलेक्टोरल प्रोसेस से। लेकिन जो पार्टियां विपक्ष में हैं, आप देखिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक चुनाव लड़ने वाली पार्टी के तौर पे देखती हैं। उन्होंने संस्था अपनी भूमिका को केवल चुनाव लड़ने तक उन्होंने सीमित कर रखा है। तो जब चुनाव आता है तो चुनाव के पहले वो सक्रिय होते हैं और उसके बाद वो अपने वादे करते हैं और जनता के बीच जाते हैं। इसके बाद वो 4 साल तक वो चुप बैठते हैं। तो मूल समस्या यहाँ पे है। मैं अभी आज चूंकि कांग्रेस का बेलगाम सम्मेलन हो रहा है, बेलगावी जिसको बाद में नाम बदल दिया गया। मैं पढ़ रहा था और देख रहा था, और हम सभी जानते हैं इस चीज को कि जब गांधी को चंपारण बुलाया गया तो गांधी वहां गए, अपनी टीम लेकर के गए, और महीनों महीनों तक वहां पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को पढ़े, वहां पे रूल्स क्या थे उनको उसका उन्होंने बकायदा स्टडी किया, उसका अध्ययन किया, दस्तावेज बनाए गए, डॉक्यूमेंटेशन किया गया, लोगों के जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने एक तरह की तरीके से लोगों को बुला बुला करके उनसे बातचीत की, उनके पॉइंट्स नोट किए गए। इसके बाद महीनों की मेहनत के बाद जाकर के उसकी एक रूपरेखा तैयार हुई, तब जाकर के वो आंदोलन शुरू किया गया। विश्व तो दीपक, उनके आपकी पास स्टडी ही नहीं है, बात ही प्रॉब्लम यहाँ पे है जो पंकज जी कह रहे हैं, और कि स्टडी ही नहीं है अपोजिशन पार्टीज के पास। ये तो चलो एक न्यूज लॉन्ड्री ने इसको निकाल दिया, इसको कि तीन विधानसभाओं में तीन तीन लोकसभा क्षेत्रों में ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं। आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा, लोगों की डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, उनको एविडेंस इकट्ठा करने पड़ेंगे, फिर जाकर के आप जब जाके अपनी बात कहेंगे तो जनता के बीच उसका असर होगा। अब इनकी बातों का असर इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ एक आते हैं मीडिया के सामने, कैमरा आता है, बाइट दे करके चले जाते हैं। बात यहाँ पे पर ये पंकज प्रॉब्लम जी, नहीं, पर पंकज जी, ये जो विपक्ष को जब रिसोर्स विहीन कर दिया गया, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं। जिसने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया, तो उनके पास रिसोर्सेज उपलब्ध थे, राजेंद्र प्रसाद वगैरह थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट पढ़े थे। महात्मा गांधी ने खुद डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े, उनके साथ 5-6 लोगों की टीम थी जो उनको वहीं मिली थी। तो यहाँ कोई है ऐसा कांग्रेस के पास या अन्य विपक्षी दलों के पास, या फिर ये उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते हैं? अभी 3 दिन पहले हरियाणा में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई थी, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपने रिपोर्ट का पहला हिस्सा जारी किया है। उस हिस्से का भी बड़े हिस्से में ईवीएम और इलेक्शन मैनिपुलेशन की बात है। उसमें कई चीजें तथ्यों के साथ प्रस्तुत की गई है, लेकिन कांग्रेस के साथ में दिक्कत है कि वो अपने तथ्यों को आम लोगों के बीच में विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। और उसका कारण ये है कि जब राणा आयोग ने गुजरात फाइल किताब लिखी थी, 100 से ऊपर उसके पास में ऑडियो कैसेट थे, उसको कांग्रेस ने विश्वसनीय तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो ये पोएटिक जस्टिस है कांग्रेस के साथ में कि जब आप भेड़िया आया बोलते रहे तो भेड़िया आ भी जाता है और खा भी जाता है, तो आप पे लोग कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये पोएटिक जस्टिस है। दूसरी चीज ये कि देखिए, कांग्रेस के साथ जो दिक्कत है, रिसोर्सेस से यदि सब कुछ जीता जाता तो ब्रितानी हुकूमत को कभी हार नहीं था। बिल्कुल रिसोर्सेस से कभी सब कुछ जीता जाता तो इंदिरा जी को कभी चुनाव हारना ही नहीं था। बिल्कुल। रिसोर्सेस से कभी सब कुछ जीता जाता तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को बनना ही नहीं था। अरे दिल्ली में देखिए सर, पांच दिल्ली में जो है 5 लाख जम्मू कश्मीर में 5 लाख के सिक्योरिटी फोर्सेस लगाकर भी भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी सरकार नहीं बना पाई। आप देखिए कि कांग्रेस बौद्धिक रूप से कंगाल लोगों की पार्टी हो चुकी है। जैसे अभी परसों 3 दिन पहले भोपाल में सोशल मीडिया और पार्टी प्रवक्ताओं का एक सम्मेलन हुआ, उसमें सुप्रिया श्रीनेत्र गई थी। वहां पर उनसे किसी प्रवक्ता ने पूछा कि बताइए कि लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, तो हम इसका जवाब क्या दें।
कोई एडुकेट जवाब नहीं बता पा रहा था कि देश में माइनॉरिटीज क्यों जरूरी है, माइनॉरिटी राइट्स के मुद्दे पर हमारी क्या सोच है। मैं आपको उदाहरण दूं कि कल इंदौर में एक जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय था, वो सांता क्लॉज बन के घूम रहा था, उसको चड्डी गैंग ने पकड़ा और उसके कपड़े उतरवा लिए सड़क पे हम्म, कि तू ये बन के घूम रहा है, तो रामनवमी पे रामचंद्र जी बन के घूमता है क्या? अब रामचंद्र जी तो पकौड़ा डिलीवर करने नहीं जाएंगे घर घर, लेकिन वो उनकी मूर्खता थी। इस मुद्दे पर एक ऐसा मुद्दा था, यदि महात्मा गांधी होते तो महात्मा गांधी तत्काल एक पत्र लिखते थे छोटे छोटे मुद्दों पर। नेहरू जी क्या करते थे, बेसवाड़ा में जब किसानों के ऊपर उनकी सूखे के बावजूद जब लगान की बात आई, उन्होंने सबसे पहले पत्र लिखा। अब पत्र की जरूरत नहीं है, ट्वीट है, फेसबुक है, ईमेल है। कांग्रेस का किसी लीडर ने व्यापक रूप से इस पे नहीं लिखा कि ये जो मुद्दा है, ये संविधान के मौलिक अधिकारों को हननने में क्या पहनूं, क्या खाऊं, कौन सी आस्था को मानूं, किस फैशन को मानूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का सवाल है। और दूसरा चीज है, इस प्रकार से धार्मिक रूप से किसी के सड़क पे कपड़े उतरवाना, ये हेड क्राइम है। वो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट आदेश है कि यदि कहीं हेड क्राइम होता है तो पुलिस को खुद को कॉग्निजेंस लेकर मुकदमा कायम करना चाहिए, लेकिन सन्नाटा है। अब आप बताइए, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी आप पे क्यों भरोसा करेगी? वो तो उन लोगों का भरोसा करेगी कि भाई मैं ब्लड मनी दूं और चुपचाप बैठे रहूं, इनसे सुरक्षित रहूं। यदि 6 महीने से पूरे छत्तीसगढ़ में, खासतौर में बस्तर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपने मरे हुए लोगों की लाशें गाड़ने में दिक्कत हो रही, गांव में उनको उनके कब्रिस्तान इस्तेमाल नहीं किए करने दिए जा रहे हैं, जो छोटे छोटे चेपल थे 25 जगह तोड़ फोड़ आग लगाई गई। क्या कांग्रेस ने वहां पर खड़े होकर बातचीत किया? क्या एक पत्र लिखा? वो डरने लगे हैं कि हम यदि बात करेंगे तो लोग हमको ईसाई की पार्टी बोलेंगे, हमको मुसलमान की पार्टी बोलेंगे। भाई, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता क्या प्रदेश स्तर के लोग इस चीज के कन्विंसिंग फैक्ट नहीं दे पाते हैं कि ये मुसलमान या ईसाई का नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। समझ रहे? तो ये जो दिक्कत है कांग्रेस की बौद्धिक कंगालीपन की है, इसी के कारण वो एक जैसे विशुद्धि बहुत अच्छा बोला कि वो चुनाव लड़ने का एक टूल बन चुकी है। वो कि जब चुनाव आएंगे तो सत्ता आ गई तो सत्ता में बल्ले बल्ले करेंगे, और सत्ता नहीं आई तो थोड़े दिन बिलबिलाएंगे, उसके बाद थल्ले थल्ले करेंगे। वो बात तो पंकज जी सही है तो आपकी, पर विश्व दीपक एक चीज समझो कि क्या जनता संविधान को आसानी से समझती है कि राम को आसानी से समझती है, मंदिर मस्जिद आसानी से समझती है? उन्होंने तो नहीं आसान समझती नैरेटिव संविधान उठाया को। है ना। उन्होंने तो आसान नैरेटिव उठाया है। अगर मान लीजिए कांग्रेस लोगों को जाकर के बताती भी है कि अल्पसंख्यक अधिकार क्या होते हैं, और जो है दलितों के अधिकार क्या हैं, औरतों के अधिकार क्या हैं, तो लोग मानने को तैयार कहाँ हैं। बात लेकिन राम की नहीं है, राम वर्सेस संविधान की नहीं है, मतलब राम वर्सेस संविधान की बात नहीं है यहाँ पे। बात यह है कि समझाने के तरीके की, कि आप किस तरीके से लोगों को कन्विंस करते हैं, नहीं करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, प्रॉक्सिमिटी सबसे बड़ी चीज होती है। कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर अमेरिका में कोई बैठा आदमी हमको कोई बात कह रहा है तो वो समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर दिल्ली में कोई बैठा आदमी हमें कुछ कह रहा है तो हो सकता है ज्यादा समझ में आएगी। आप लखनऊ में है, अगर आपको अयोध्या में बैठा कोई आदमी कहे कोई बात तो ज्यादा आपको हर्ट करेगी या पसंद आएगी। तो बात प्रॉक्सिमिटी की है। ये जो विपक्षी दल हैं, इनकी प्रॉक्सिमिटी क्या है जनता से? 5 साल में सिर्फ 4 साल तक अगर आप दूर रहते हैं और 6 महीने में आप प्रॉक्सिमिटी बताते हैं, तो प्रॉक्सिमिटी कनेक्शन नहीं बन पाता है। इसीलिए लोग आपकी बात पे यकीन नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो सबसे मिसिंग पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले इनको एक प्रॉक्सिमिटी रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशन कनेक्शन बनाने की जरूरत है, और उसके लिए राउंड द क्लॉक 24 घंटे 24/7 जैसे कि आरएसएस के लोग करते हैं, वो करने की जरूरत है आपको। अब ये कैसे कौन पार्टी करेगी, आम आदमी पार्टी कैसे करेगी, कांग्रेस कैसे करेगी, जेडीयू कैसे, या जो भी पार्टी है वो अपना तय करें और अपने इस बात पे सोचें वो। अगर वो नहीं सोच रहे हैं तो सिर्फ पांच साल में एक बार हारने के बाद आकर के ये बयान दे देना कि ईवीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, इससे काम नहीं चलेगा। बात यह है, राम वर्सेस संविधान की बात नहीं है। बात यह है कि आप अपनी बात को कैसे कह पा रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। ठीक। नहीं, राहुल पंकज गांधी जी, कन्विंस कर रहे हैं ना लोगों को। राहुल गांधी हाँ जब हाँ बीच हाँ, में जाते हैं तो वो हाँ कम्युनिकेट बिल्कुल। कर रहे हैं। भाई राहुल जाते हैं, वो राहुल आदमी गांधी जाके कटाई पे बैठ जाता है, लेकिन परभनी पूरी गया वो पार्टी को आदमी। करने हाँ, की जरूरत है ना, पूरी बिल्कुल, पार्टी राहुल को गांधी करने की जरूरत कम्युनिकेट कर रहे हैं।
देखिए, वही मूल काफी। रूप से यदि चुनाव सुधार की पिछली जितनी मांगे हैं, यदि उन पे गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट है, इन सबको यदि एक बार गौर करें, तो ये बात है कि इस समय लोकतंत्र और संविधान जिस विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, उसके अंदर चुनाव सुधार जो है, देखो आपको पता है ईवीएम से चुनाव हो चाहे बैलेट बॉक्स से हो, दोनों में यदि तंत्र शुद्ध नहीं है तो ये दिक्कतें होंगी। अब आप देखिए ना कि जब आपसे बोला जा रहा है कि आप एक ईवीएम सेंटर के वीडियो रिकॉर्डिंग और अप टू डेट डेटा दीजिए, तो वो अपने नियम में बदलाव करके बोलते हैं हम नहीं देंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। तो इसका पर मतलब है कि पंकज जी दे वो हैव ये भी कर रहे समथिंग हैं, टू हाइड। इस वाले मामले में वो ये भी कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हम आम पब्लिक को नहीं देंगे, लेकिन अगर कैंडिडेट मांगेगा तो उसको दे देंगे। तो कल कैंडिडेट भी मेरे मांगेगा तो नहीं देंगे। वो हाँ कल देखा है मेरे मैंने उनका कांग्रेस पूरा वीडियो, हाँ कल मेरे है कांग्रेस ना। के राष्ट्रीय प्रवक्ता से बातचीत हो रही थी, तो यही कह रहे थे, कल के दिन वो ये कहेंगे कि हम इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होगा उसको नहीं देंगे, फिर कहेंगे कि हम उसका नेशनल हाँ, पार्टी वाले को ही देंगे। इस तरीके से तो रूल बदलते ही रहेंगे, उन्हें अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन देनी नहीं है। उसके और बाद उन्होंने में ये बोल भी देंगे तीन बताया, महीने बाद नहीं देंगे। हाँ पंकज जी, 3 महीने बाद नहीं उन्होंने ये देंगे। भी बताया कि महाराष्ट्र चुनाव में 40 कैंडिडेट हैं हमारे, और उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी, वीडियो फुटेज मांगे, लेकिन अभी तक नहीं दी उन्होंने, और देने से मना भी कर दिया, तो वो किसी को तो नहीं देंगे। यही खैर, चीज आपने है जो कि पत्र देखिए वाली आप, बातचीत कही ना, जो आपने पत्र वाली बात कही, शायद कांग्रेस इससे कुछ सीख ले। महात्मा गांधी तो हिटलर को भी 2-2 पत्र लिख दिए थे कि तुम भाई ये युद्ध बंद कर दो, तो महात्मा नहीं, गांधी तो कुछ नहीं कर आप एक सकते। ही बताइए ना, हमारे पास में आज तो लेटर वाला नहीं, हमारे पास है ईमेल और सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम है कि लाख 2 लाख लोग हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस को एक चीज समझना होगा कि जिन यूट्यूब चैनल्स या जिनके वैकल्पिक मीडिया ने एक प्रकार से उनकी गतिविधियों को दिखाना शुरू किया है, लेकिन वो धीरे धीरे लेबल होते जा रहे हैं। ठीक है, जब कोई चीज मीडिया में लेबल्ड हो जाती है तो मीडिया की भाषा में वो अपनों के बीच में अपनी ढपली बजाने तक सीमित रह जाती है। जब तक हम्म हम नए लोगों को कैटर नहीं करते हैं, जब तक हम नए लोगों की बात को कैटर नहीं करते हैं, जैसे राहुल हम्म गांधी है, सब्जी मंडी चले गए, एक औरत के पास चले गए जो कह रही कि मेरे पास में बस तक जाने के पैसे नहीं है। वो एक डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, ये कुवत, ये ताकत हर कांग्रेसी क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी जो ये है, वो आतंकवाद के नाम पर राजनीतिक लोगों की कड़ी सुरक्षा लेने की जो अभिलाषा है ना, उसने लोकतंत्र को नाश कर दिया। उसने लोग एक राजनेता और जनता के बीच का जो डायरेक्ट कनेक्ट था उसको खत्म करके उसके बीच में 20 दलाल पैदा कर दिए। हम्म जो राजनेता आज भी बगैर सुरक्षा के कहीं जाने की हिम्मत रखता है, वो जनता के बीच में लोकप्रिय है। जो नहीं करता है, उसकी स्थिति साइमल्टेनियसली धीरे 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 खराब होती जा रही है। ये बिल्कुल। मान के चले कि जो वैश्विक रूप से अतिवाद या नेताओं पे सुरक्षा की जो सवालात खड़े होते रहे, उसका असल हम्म उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से दुनिया को लोकतंत्रात्मक ढांचे से हटाकर एक व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया जाए, जो व्यक्ति सब चीजों को संचालित करे, जिसके पास में मीडिया हो, जिसके पास में पूंजीपति लोग हों, जिसके पास में सब किस्म की ताकत हो, इलेक्शन हो, सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ दिखेगा। सद्दाम हुसैन हम्म इलेक्शन में 90% वोट लेके आता था, लेकिन जब उसकी हम्म प्रतिमा गिरी तो उस पर रोने वाले 20 लोग भी नहीं बचे थे। बिल्कुल सही बात। तो हम लोग, ये जो तंत्र है ना, इसको बहुत जी वैश्विक रूप से तैयार किया गया, और उस तंत्र को तैयार करने वाले लोग की विचारधाराओं का समर्थक आरएसएस है। बिल्कुल। जो जन्म जिंदगी पैदा ही डंडा लेकर लोगों को, भाई कोई भी डंडा जो है किसी को पीटने के लिए ही होता है, आपकी सुरक्षा के लिए नहीं होता है। अब जान के चले, कोई भी हथियार, अस्त्र या शस्त्र किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है, आपकी रक्षा करने के लिए नहीं होता है। नहीं तो सही जगह हथियार इस्तेमाल किए जाने चाहिए ना। विश्व दीपक, आप देखिए कि मणिपुर में जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी अजय भल्ला,
उनको राज्यपाल बना के भेजा जा रहा है, वो अमित शाह के करीबी हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ सुधार होगा, या फिर कल ये रात में समझ भी में आ वहां रहा है पे कि हिंसा हुई है। हाँ, या फिर ये समझ में आ रहा है कि अब गवर्नमेंट प्रोएक्टिव हुई है, अपने लोगों को वहां भेज रही है ताकि कुछ सुधार हो सके? पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सुधार होगा। हो सकता है इन लोगों ने एक नया वहां पे नया कैंडिडेट बिठाया है ये सोच करके कि अभी तक लेकिन सवाल यही है कि भाई सरकार आपकी, सीएम आपका, केंद्रीय जो बल है, फोर्सेज हैं, वो आपके, वो केंद्र आपके में सरकार आपकी, फिर भी नहीं रुक रहा है, तो एक जाकर के भल्ला जाकर के वहां क्या कर लेगा? मैं हो इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं। हो सकता है भाई सूचना पहले भी पाने। तो गवर्नर उन्हीं के थे, हाँ, पहले भी पहले जो भी। गवर्नर अपॉइंट किए थे उन्होंने ही किए बिल्कुल थे ना। देखिए बिल्कुल। भल्ला जी कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है, वो एक हम्म ब्यूरोक्रेट है। वो वित्त हम्म विभाग में भी जाते हैं और गृह विभाग में भी जाते हैं, वो सब जगह चले जाते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो दुग्गल साहब तरीके आज उस विषय के विशेषज्ञ हो गए। तो है ना, इसके दूसरे गणित एक्चुअल क्या है। नॉर्थ हम्म, ईस्ट जो है अब भारत सरकार के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। वहाँ के हाँ। मिनरल्स हैं, कुछ कुछ चीजें हैं। ये पूरा हम्म धंधा अडानी को वहां घुसड़ने के अलावा कुछ भी नहीं, आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार हम्म, से मेघालय में बहुत बड़े स्तर पर कोयला खनन को रोका गया रेड माइंस के नाम पर, तो भी चल रही है। 50,000 टन कोयला सड़क पे पड़ा हुआ है। कई कई चीजें आप यदि गणित लगा के देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये केवल अर्थतंत्र पर टिका हुआ व्यवसाय। कल रात में भी मणिपुर में हिंसा हुई है, क्रिसमस ईव हाँ। पे भी। अब हम्म, कई कई थ्योरी चल रही है कि पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं। तो ये कोई नई चीज थोड़ी ना है भाई। मणिपुर से म्यांमार की सीमा सालों से खुली हुई रही है। मणिपुर की सीमा के पर तमिल तमिल लोग भी रहते हैं। वो लोग 35 किलोमीटर इधर उधर आते जाते हैं, शादी विवाह करते रहे और सदियों से करते रहे। हम्म। मणिपुर में ड्रग्स की बात है तो जब हिंदुस्तान में एड्स की बात होना शुरू हुई थी, तब सबसे हम्म, पहले सामने पड़ा था कि मणिपुर में ड्रग्स के कारण एड्स के सबसे ज्यादा पेशेंट है। कोई आज की बात नहीं, आई थिंक 40 साल हो गए होंगे। हम लोग तो भी कोई पढ़ते बहुत रहे बड़ी हैं ऐसा अगर। चीज तो है नहीं, है ना। तो ये कुतर्क और बहाने जो कर रहे हैं, केवल इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग, फिर से वही गांधी जी वाली बात आती कि हम लोगों ने कम्युनिटीज को साथ में बिठाकर और उनके बात में मत एक रखने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की। हम या तो एक को संतुष्ट करना चाहते हैं या हम्म, दूसरे को नाराज करना चाहते हैं। इसके बिल्कुल। अलावा यदि ईमानदारी की, भाई मणिपुर में राहुल गांधी भी गए थे, सड़क में निकले थे, हम्म हजारों लोग आए थे। हम्म, ऐसा तो नहीं कि नहीं आए थे। वो तो बिल्कुल। उन जगहों पर भी गए जहां पर सबसे बड़े शिविर थे, जहां पे 20-30 हजार लोग रह रहे हैं। हम्म। एक पौने 2 साल का समय हर घर हम्म, की तलाशी लेकर वहां से हथियार निकालने के लिए काफी होता है, यदि सरकार चाहती तो। वो बड़ी चीज हाँ थी। तो जब उनको छोटा सा हाँ राज्य तो है, जब उनको इतनी सी जब, आबादी है। नहीं तो जब उनको इससे मतलब ही नहीं है कि जब उनका काम सिर्फ इसी से चला जा रहा है कि वो वहां गवर्नर बदल ले रहे हैं, वहां पर अलग अलग फोर्सेस, कोई असम राइफल्स को चाहता है तो कोई दूसरी पैरामिलिट्री को चाहता है। विश्व दीपक, पढ़ने पढ़ाने से संबंधित दो खबरें हैं। एक तो ये कि सैटेनिक वर्सेस 40 साल बाद फिर से उस पर से दिखेगी है। प्रतिबंध हट गया है, अब भारत में फिर से बिकेगी। अमेजन में तो नहीं आई है अभी, हो सकता है कि ऑफलाइन स्टोर्स में हो, हमने तो नहीं पढ़ी है। और दूसरी खबर ये है कि ये जो आपका भारतीय डाक विभाग है, इसने रजिस्टर्ड बुक पोस्ट सेवा बंद कर दी। अचानक से रजिस्टर्ड बुक पोस्ट सेवा बंद कर दी। किसी भी स्टेक होल्डर से कोई चर्चा नहीं की गई इस संबंध में, ना जनता को तो इस काबिल ही नहीं समझते हैं। इवन जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उनको भी नहीं मालूम था कि रजिस्टर्ड बुक पोस्ट बंद होने वाली, और अचानक रात में संबंधित सॉफ्टवेयर बंद कर दिया गया। पढ़ने पढ़ाने का एक लिंक था ये, मतलब 80 रुपए में 5 किलो किताबें यहाँ वहां भेजी जाती थी। कोई मतलब ही नहीं। देखिए, ये बड़ा ही मतलब दोनों चीजें एक दूसरे से उग्रवादी। जुड़ी हुई हैं। ऑल्दो दोनों के हम्म बीच में 36 साल का फासला है, लेकिन जुड़ी हुई है। ये देखिए कि सैटेनिक वर्सेस पे जब बैन हटा, तो सबसे ज्यादा हम्म जश्न कौन लोग मना रहे हैं? दक्षिणपंथी खेमे के लोग मना रहे हैं, और लगता है कि जैसे वो अभिव्यक्ति की आजादी के कितने बड़े पैरोकार हैं और कितने बड़े मतलब फ्लैग बेयरर हैं कि पढ़ने पढ़ाने की जो कला है, संस्कृति है। ऑन द अदर हैंड
कि जब ये सरकार ने इसको बंद किया पोस्टल सर्विस को किताबें भेजने वाली की, तो उस पे सब वो खामोश है, इस पे कोई सवाल ही नहीं कर रहा। दरअसल दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं और एक ही सोच के दो अलग-अलग सिरों को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं सैटेनिक वर्सेस पे बैन नहीं लगना चाहिए था, ये बहुत ही गलत फैसला था और मैं मानता हूँ कि कोई भी किताब कितनी भी प्रतिगामी हो, कुछ भी हो उस पे ना तो उसको जलाना चाहिए, ना ही उस पे बैन लगना चाहिए और किसी भी सरकार के अंदर जितनी ताकत और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर इसको लेकर के कोई विवाद पैदा होता है तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। पर वो एक अलग ही दौर था 88 का दौर था उस दौरान राम मंदिर आंदोलन खड़ा हो रहा था। जम्मू कश्मीर हम्म में कुछ प्रोटेस्ट हो गए थे जिसमें से 1-2 लोगों की डेथ हो गई थी और देश का हम्म वातावरण जो है बहुत ही सांप्रदायिक था। तो राजीव गांधी सरकार जो है थोड़ा प्रेशर में आई और उसने पहले ही एहतियातन ये किया, हम्म जो कि नहीं करना चाहिए था आइडियल कंडीशन में पर किया, वो एक गलती थी। और आज देखिए कि जो लोग उस चीज़ को जिन्होंने बहुत ही प्रोपेगेट किया और ये कहते हुए कि भाई कांग्रेस की सरकारों ने आज गला घोटा, आज वही लोग इस मुद्दे पे खामोश हैं। तो इसको नहीं ऐसे तो भी देखा जा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और राजीव गांधी ने तो फिर भी एक किताब प्रतिबंधित की थी। यहाँ पर तो सूचना का अधिकार जो संसद से पारित हुआ है बिल्कुल, उसी को प्रतिबंधित कर रहे हैं भाई। बिल्कुल अब आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 से संबंधित सूचना का अधिकार है, वो आप चुनाव संबंधी सामग्री देने से ही मना कर रहे हैं। और मज़े आप की मूल बात है कि अधिकार को ही रोक प्रतिबंधित रहे हैं। करने का कोई कोई उन्होंने आदेश नहीं दिया था उन्होंने। ना ही उन्होंने कोई ऐसा कोई हाँ। डॉक्यूमेंटेशन इस बारे में हुआ था। ना ही कोई हम्म इन्होंने बात ये है कि एक बात सरकार की सोच में एक बात थी और उस सोच हम्म को लोगों ने बेजा इस्तेमाल भी किया, जो रूलिंग पार्टी के लोग थे और उस सोच को हम्म उन्होंने नियम बना करके पेश कर दिया। जो कोर्ट ने कहा है इसको प्रतिबंध हम्म हटाया है, वो इसी आधार पे तो हटाया है कि वो जो ऑर्डर है, आदेश था उपलब्धि नहीं है। अक्टूबर 1980 वो कहाँ है? उसकी कॉपी लेकर के आओ। वो है ही कॉपी नहीं नहीं। कहीं पे, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं आदेश दिया ही नहीं गया था। जो सरकार सोच रही थी उसको उन्होंने नियम समझ करके और किया। तो ठीक बात है। मेरा भी पंकज जी सोच है ये कि जो जी किसी भी तरीके की किताब पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। सैटेनिक बिल्कुल, हम्म वर्सेस पे खुशी मनाने वाले लोगों से यह सवाल जरूर करना चाहिए कि जब बिल्कुल। जेएनयू के लोग बीबीसी द्वारा नरेंद्र मोदी पे तैयार फिल्म देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री तो बना आप उस पर पाबंदी क्यों लगाए हुए हो? बिल्कुल, आप उस पर क्यों पाबंदी लगाए हुए हो? आप उसके ऊपर लोगों के साथ मारापीटी कर रहे हो। जो लोगों ने फिल्म देखी उनके काला मुकदमा कायम करा रहे हैं। तो आप जो सैटेनिक वर्सेस के समय कुकर्म हुआ वो अभी हो रहा है। और जहां तक किताब का सवाल रहा, आपको बताऊं कि देखिए, किताब की खूबसूरती होती, किताब एक लोकतंत्र का प्रतीक है। जिस प्रकार से लोकतंत्र आप अपने पसंद के व्यक्ति, अपने पसंद के राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधारा को चुनने का हक देती है, उसी तरीके से जो किताब होती है, आपको अपने पसंद के विषय, अपने पसंद के लेखक, अपने पसंद के भाषा को चुनने और ना चुनने का मौका देती है। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। अब जब नरेंद्र मोदी इस सत्ता में आए तो उन्होंने बोला कि दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शती को हम धूमधाम से मनाएंगे। तो उन दिनों वो हम्म नेशनल बुक ट्रस्ट में नौकरी करता था। तो हम्म मेरी अपनी सोच थी, मुझको लगा कि चूंकि जनता ने इस सरकार को मौका दिया है, चुना है, हम्म तो उनको अपनी राजनीतिक विचारधारा को स्थापित करने का हक भी है। उस दौरान हम्म मैंने 4 किताबें दीनदयाल उपाध्याय पे नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित की। एक हम्म मनोहर पुरी की थी, एक गोयनका जी की थी और 2 किताबें प्रयागराज त्रिपाठी की थी। अलग-अलग था। एक किताब में गांधी, लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय का तुलनात्मक अध्ययन भी था। हम्म जिस दौरान में ये 4 किताबें छपकी आईं तो 5 साल के टेन्योर में उन किताबों का जो फर्स्ट प्रिंट था 1-1 हजार कॉपी वो भी नहीं बिका। जबकि उसी 5 साल में जवाहरलाल नेहरू संघर्ष के दिन अर्जुन देव की जो कंपाइल्ड किताब है वो 70-75 हजार कॉपी बिकी। तो डेमोक्रेसी में किताब चुनना पाठक के हाथ में होता है। पाठक बहुत वाइज है, वो अपनी पसंद की किताब को सलीके से उठाता है और खर्च करता है। पुस्तक मेलों में मुफ्त में कुरान शरीफ और बाइबिल बंटती है तो लोग घर तो ले आते हैं, लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं उसको? कोई नहीं पढ़ता। गीता भी तो पढ़ती है, कोई मेरा नहीं पढ़ता। मेरा आपको एक उदाहरण के बता रहा हूं, लेकिन हमको इस मामले में, किताब के मामले में, इसको डेमोक्रेटिक नजरिए देखना चाहिए। लेकिन इस सरकार का किताबों को लेकर नजरिया हर समय गलत रहा। इस सरकार के आने के बाद में नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपना किताबों का प्राइसिंग फार्मूला बदला और वहां की किताबें महंगी हुई। इस समय जो कागज है, प्रिंटिंग कागज किताब का, उसकी
स्थिति बुलियन मार्केट की तरह है। यदि आज 4200 रुपए शीट है कागज, तो हो सकता है कल 4600 रुपए हो जाए और परसों 5200 रुपए हो जाए। कागज की कीमतें आसमान पे हैं इस समय किताब छापने के। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए, किताबों की प्रिंटिंग पे 18% जीएसटी है। एक किताब की कीमत दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक उसकी प्रिंटिंग और दूसरा उसका कागज। कागज पे भी 18% जीएसटी है और प्रिंटिंग पे जीएसटी 18% है। तो एक किताब की कीमत 36% पे ऐसे ही बढ़ेगी। रजिस्टर्ड का तो तब बात आएगी जब हम भेजेंगे। देखिए उसका एक दूसरा हिस्सा है। अभी ये लोग सब कुरियर कंपनीज को काम देना चाहते हैं। अभी डीटीडीसी और बहुत सारी जो कंपनी है, दिल्ली वैली है, सब लोग सस्ती कुरियर सर्विसेज लेके आ रहे हैं। ये जो छोटी छोटी सर्विसेज शुरू हो गई ना, जो घर घर पार्सल बांट देती हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली को दिल्ली 5 किलो तक का जाना है तो उबर और ओला पे बुक कर दो। क्यों करोगे आप? पोस्ट ऑफिस के आदमी को क्यों तकलीफ दोगे? वो सरकारी सांड है, इसलिए बैठा हुआ है। वो मतदाता सूची बनाएगा, नाम काटेगा, जोड़ेगा, फलाना करेगा। कहाँ उसको आपने फंसा रखा है इन सब कामों में यार। मास्टर को नहीं तो पढ़ाने के लिए थोड़ा रखा है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी तरीके सस्ती से कुरियर सब सेवाएं लोग ऐसी ही कोई धन होंगी। फंड में लगे। मैं कह रहा हूँ सस्ती कुरियर सेवाएं ऐसी ही होंगी जैसे जियो फ्री में आया था शुरुआत में बिल्कुल। और जियो सस्ता था, वैसी ही सस्ती कुरियर सेवाएं होंगी। और इसके बाद जब मोनोपोली हो जाएगी तो वो कितने भी दामों पर अपनी सेवा नहीं, बेचेंगे। अभी देखिए क्या है कि पार्सल, ओला, उबेर, लोकल में तो इतनी सारी सर्विसेज है, उनमें कंपटीशन है, बिजनेस नहीं है। सबको काम मिलेगा भाई। अब आप देखिए ना कि मैं एक पोस्ट ऑफिस जाऊं, वहां 50 किलो का 5 किलो का पैकेट बुक करने के लिए पैसे दूं, ये दूं। इससे अच्छा है मेरे घर आएगा, वो 80 रुपये या 150 रुपये लेगा ना, घर से उठा के ले जाएगा, दे जाएगा। बाद में आप महंगा किसी कर देगा सरकारी पंकज, अरे बाद में तो वो महंगा। करेगा तो ठीक है। अरे भैया मेरे, आप जरा सरकारी पोस्ट ऑफिस में जाके तो देखो कितने लोग जा रहे हैं वहां पे डाक का इस्तेमाल करने। यदि पोस्ट ऑफिस में वो पासपोर्ट के फॉर्म और आधार का काम और बैंकिंग सर्विसेज ना हो तो वहां लोग नहीं है जाने वाले। आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाके देखिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये जितने किताब का रोना रोने वाले पब्लिशर है ना, ये सब भी फर्जी हैं। क्योंकि जब ये वोट देने जाते हैं तो ये नरेंद्र मोदी और अयोध्या के नाम पर ही वोट देते हैं। कागज का रेट बढ़ रहा है, इससे इनको कोई वास्ता नहीं, क्योंकि सब 50% दलाली में किताबें सप्लाई करते हैं। नहीं तो सरकारी तो तो इंस्टीट्यूशनली अरे खत्म कर भाई रही है ना मेरे, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस थोड़ा ना खुद अपने आप को खत्म कर रहा है पंकज जी। कोई बात नहीं। सभी संस्थाएं खत्म होती रहती हैं। कई संस्थाएं खत्म हो गई, लोकतंत्र खत्म हो गया, तो पोस्ट ऑफिस भी हो जाएगा, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? 5 किलो अनाज मिलेगा, उसकी ठीक चिंता है। करो। एक वो मुफ्त में टिकट दे रहा है। तो आप देखो ना, लोकतंत्र में इतनी बड़ी शर्मनाक घटना मैंने आज की तारीख तक पिछले 40 साल की पत्रकारिता में नहीं देखी, कि राज्य का मंत्री कह रहा है कि हमारी योजना 2100 रुपये मिलेंगे, हम 60 साल के लोगों को मुफ्त में इलाज कराएंगे, और उसी राज्य का सेक्रेटरी पूरे विज्ञापन 50 लाख रुपए खर्च करके दिल्ली के विज्ञापन अखबारों में दे रहा है कि इस टाइप की योजना वाले फर्जी हैं, इनके खिलाफ हम मुकदमा कायम कराएंगे। आपका ये डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ये डेटा चोरी कर रहे हैं, और इस टाइप की कोई योजना नहीं है। दिल्ली में 2 योजनाओं को लेके कल से जो तमाशा चल रहा है, अंदर लोकतंत्र का तमाशा है ये। और सबसे बड़ी चीज है कि सब जगह केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं। भाई केजरीवाल कौन है? ऊँटों में लातों में? भाई केजरीवाल ना तो चीफ मिनिस्टर है, न डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, न वो एक सिंपल एमएलए है। क्या एमएलए को जिसने संविधान की उस तरीके की शपथ नहीं ली है, क्या उसको राज्य सरकारों की ऐसी योजनाओं की घोषणा खुद करने का हक है? वो घोषणा करा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता फॉर्म भरवा रहे हैं। 50 लाख फॉर्म भर गए कल 2100 रुपए के चक्कर में। और उस चक्कर में बेचारे हमारे वर्मा जी को अपना काला सफेद में से 1100 रुपए निकालने पड़े। अब यहाँ पर कोई ये भी नहीं पूछ रहा है कि भाई 1100 रुपए का भुगतान आपको नगद क्यों किया आपने? ये 1100 रुपए नगद किस हेड से आए, किस खर्चे से आए? कोई भी जो एनजीओ होता है या रजिस्ट्रार ऑफ फंड्स एंड सोसाइटी होता है, उसमें पैसा खर्च करने के लिए बाकायदा मीटिंग होती है, मिनिट्स बनते हैं, उसमें अप्रूव्ड होता है। ऐसा थोड़ी ना कि मेरे घर की दुकान में पैसा बांट दूंगा सबको उठा के। उसमें भी आवक जावक का हिसाब होगा ना। यदि और कोई सरकार होती तो उसको पकड़ती।
अब हमारे तो लोकपाल का बच्चा है हमारे दिल्ली में, उसका लोकपाल तो अभी तक सो ही गया, वो तो लोकपाल ही नहीं बना उसका, नहीं तो लोकपाल का केस था ये तो, बिल्कुल। है ना। अच्छा तो ये विश्व दोनों दीपक, की जो नूरा कुश्ती थी। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ विश्व दीपक, ये लखनऊ बैंक डकैती का केस अब आपके सामने आया होगा, ये खबर आपके सामने आई होगी। इसमें 2 लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया और वही घिसा पिटा बहाना है। और लेकिन इसमें जो ताज्जुब की बात है वो ये है, आश्चर्य की बात है वो ये है कि गोल्ड लोन के जो लॉकर्स हैं उनको छुआ तक नहीं। 42 लॉकर। गोल्ड लोन के जो लॉकर है विश्व दीपक, उनको छुआ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड लोन के जो लॉकर है उनकी जिम्मेदारी बैंक पर होती होगी, और जो नॉर्मल लॉकर है उसकी अकाउंटेबिलिटी बैंक पर नहीं होती है। आपने क्या रखा क्या नहीं रखा इससे मतलब नहीं होता, लेकिन चूंकि गोल्ड लोन के वो छुए नहीं गए। दूसरी बात, अमर उजाला की खबर थी जिसमें था कि सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध नहीं था रात में। अब इसके बाद इनमें से 2 लोगों को गोली मार दी गई, तो क्या ये शक नहीं होता है कि ये जो है, हो सकता है किसी नेता का नाम ले लेते, किसी अधिकारी का नाम ले लेते, या कोई और नाम लेते थे, इससे बढ़िया मार दिया। जबकि 2 किलो सोना भी बरामद कर लिया गया उन लोगों के पास से। आजकल तो सोने की बहार है और ऐसा लगता है कि भारत सच में कभी सोने की चिड़िया था, आज भी है। और मध्य मध्य प्रदेश में बड़े सोने की पैमाने पे चिड़िया सोना दिखा। बरामद हुआ और अब उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि सोने की चिड़िया बस हम लोग को नहीं दिखाई पड़ रही है। नहीं, एनकाउंटर के गोली मारना मामले तो बहुत सामान्य चीज है। सबसे बड़ी एनकाउंटर के चीज है कि मामले हर पुलिस की कहानी में एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठा के भाग कैसे जाता है। इस घटना में भी अंधेरे का लाभ उठा के भाग गया। और फिर उनको यदि मारना पड़ा अपन साल की 360 घटनाएं देखें तो 360 घटनाओं में आपको 300 घटनाओं में एक व्यक्ति अंधेरा का लाभ उठा के भाग गया। वो जब अंधेरा का लाभ उठा रहा था तो बाकी जो पुलिस फोर्स थी वो अंधेरे का घाटा क्यों उठा रही थी, इस पे कोई सवाल नहीं करता है ना भाई। जब आप गोली ही चला रहे हो तो अंधेरे के लाभ और फायदे की तो कोई बात ही नहीं थी ना, तो ठोकना था। या तो कि गोली चलाने वाले 2 होते हैं, बाकी लोग मुंह से ठाए ठाए बोलते हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि यूपी में तो ठाए ठाए मुंह से बोल देते हैं ना। और क्या। अब यार देखिए, सबसे बड़ी घटना जो इस समय संभल में चल रही है, अब एक वहां पर उनको एक बावड़ी की खुदाई हो गई। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ इससे। यदि इसी तरीके से अकेले लखनऊ शहर में, मेरे से आंकड़े ले ले सरकार, 24,000 कुएं, तालाब और बावड़ी को पिछले 50 साल में ढक दिया गया। अब वो सरकार भी अपने आप कर लेगी, इसमें से कितने मुसलमानों को ढके तो चलो उन्हीं को खाली करा लो, हिंदू को छोड़ दो। अब करो खुदाई। अकेले लखनऊ शहर के मेरे पास में आंकड़े हैं, और वो आंकड़े ऐसे हैं जो सरकार ने खुद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश किए हैं। बहुत अच्छी चीज है, बावड़ी तलाशें, कुआं तलाशें, और सब में वो तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो वहाँ का जो कलेक्टर राजन पेंसिया, वो कल्कि अवतार को भी तलाश रहा है वहां पर। तो मुझको लगता है किसी ने आचार्य प्रमोद कृष्ण जमीन फाड़ के वहां से वहां निकले घोड़े में सवार निकलेगा क्योंकि वो कल्कि अवतार वही संभल में। ठीक है पंकज जी, इसको खत्म किया जाए।